वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट के जो हमारे टॉपिक बचते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसमें कुछ टॉपिक बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यू लाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारा आता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होगी। अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अगर वो रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। उस चेंज इन स्पीड की वजह से लाइट क्या करती है? थोड़ा सा बेंड होती है अपने ओरिजिनल पाथ से। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कंडीशन ये है कि दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए तभी वो बेंड होगी। ठीक है, अगर दोनों मीडियम सेम हुए तो फिर तो डेंसिटी सेम होगी, तो फिर कहाँ से बेंड होगी? सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium having different optical densities। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंजेस। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपको याद रखना उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट रिमेंस कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ द फार्मूला बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ एनी ट्रांसफर वेव, क्योंकि लाइट एक ट्रांसफर वेव है, इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये म्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड रिड्यूस होगी। स्पीड रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाई लेमडा। तो जितनी स्पीड रिड्यूस होगी उतनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट ये रेशो कांस्टेंट रहे। ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर सपोज सी इंक्रीज हो रहा है, सी इंक्रीज कब होगा? सी मीन स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। स्पीड इंक्रीज तब होगी जब वो डेंसर मीडियम से निकल के किसी रेयर मीडियम में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट ग्लास से निकल के एयर में आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि अब जिस मीडियम में वो आ रही है वो लेस डेंसर है, एयर है ना, उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, तो अकॉर्डिंगली उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? उतनी उसी हिसाब से डिक्रीज होगी, सो दैट दिस रेशियो रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, सो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। और इन तीनों के बीच का ये रिलेशनशिप याद रखना है आपको। और ये याद रखना है कि जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस होगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम में जा रही है, वहाँ उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर स्पीड रिड्यूस हुई तो अल्टीमेटली जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर इसका कन्वर्स हुआ, दैट इज अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी उस केस में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दो ही लॉज हैं। पहला लॉ तो सेम है जो हमने वहाँ भी पढ़ा था, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट यहाँ पे कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लाइट तो बेंड कर जाएगी तो एंगल तो थोड़ा सा या तो रिड्यूस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्टेड एंगल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। वो डिपेंड करेगा लाइट कौन से मीडियम में जा रही है। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन एंगल जो है डिक्रीज होगा। अभी हम यहाँ फिगर्स में भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लैब है और बाहर आपके पास जो मीडियम है वो एयर है। ठीक है, ये एयर आ गया, ये ग्लास आ गया। एयर से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लो। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया तो ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। ये नॉर्मल आ गया आपका। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब जैसे ये ग्लास में जाएगी तो इसकी स्पीड रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बेंड होगी। अब इस केस में जो बेंडिंग होगी ना वो होगी टू द नॉर्मल। नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करो। ये मैंने नॉर्मल को एक्सटेंड किया। अब इस लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था? ओरिजिनल पाथ सर तो ये था, यही था ना ओरिजिनल पाथ। लेकिन ये इस पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये टू द नॉर्मल। देखो, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। ये इसका ओरिजिनल पाथ था डॉटेड वाला, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, बट ये बेंड हुई। और किस तरफ बेंड हुई? टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। तो अब रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में आप देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर हो गया। ठीक है, लेकिन इसी का कन्वर्स केस होता तो उस केस में एंगल आई छोटा आता। कन्वर्स केस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कन्वर्स केस हो गया अगर लाइट सपोज ग्लास से कहाँ पे जा रही है? ये ग्लास से आ रही है। ठीक है, मतलब डेंसर से रेयर में आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है। अगैन यहाँ पे आप बनाओ नॉर्मल, ये बना दिया मैंने नॉर्मल, इसको एक्सटेंड करो ऊपर भी। ये तो आपका आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है इस केस में, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हम डेंसर से लाइट को कहाँ लेके जा रहे हैं? रेयर में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका। अब ये कैसे बेंड करेगी? अब ये पहले इसका ओरिजिनल पाथ बनाओ। इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था। ठीक है, अब ये टू द नॉर्मल बेंड नहीं होगी, अब ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बाहर की तरफ। इस केस में ये देखो, ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सेकंड वाले केस में एंगल रिफ्रैक्शन जो आया दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो एक बात आपने नोट करके रखनी है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, जैसे ये फर्स्ट केस हमारा ये आ गया, ये हमारा सेकंड केस आ गया। फर्स्ट केस में लाइट एयर से कहाँ पे जा रही है? ग्लास में। तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है, एयर कम डेंसर है, एयर रेयर है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तब वो बेंड होगी टू द नॉर्मल।
तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस केस में जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उस केस में एंगल आर जो है वो लेस देन एंगल आई आएगा। ठीक है, इस केस में जब डेंसर से रेयर में जा रही है, ये सेकंड वाले केस में, इस केस में एंगल आर जो आएगा वो ग्रेटर देन एंगल आई आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ गए। व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये देखो एंगल तो इस केस में इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन इनकी साइन की रेशियो अगर लोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। सो सेकंड लॉ में कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी हमेशा। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली, चाहे लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, चाहे डेंसर से रेयर में जा रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। और इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बताएगा, आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ता है, कितनी रिड्यूस होती है या कितनी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, तो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, मतलब आपको रिफ्रैक्शन ही स्टडी करना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी तो वहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट आएगा। तो अगर रिफ्रैक्शन के लिए हमें पता है दो मीडियम चाहिए, अगर उन दो मीडियम में से एक मीडियम जो आपका वैक्यूम या एयर है, दैट मींस जो लाइट आपकी आ रही है वो वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। समझ गए बात को? अगर लाइट आपकी वैक्यूम या एयर से आके किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। सो इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या हो जाएगा? एयर में कितनी स्पीड है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय उस मीडियम में कितनी स्पीड है, ग्लास में कितनी स्पीड है लाइट की, उन दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों की स्पीड्स की रेशियो लोगे, वही आपको देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सपोज लाइट जो है वैक्यूम से नहीं आ रही, किसी एक मीडियम से आके किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, फॉर एग्जांपल ग्लास से आ रही है और वाटर में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, या कैरोसिन से ग्लास में जा रही है, तो इस केस में तो वैक्यूम तो है नहीं है। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू, वो कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। याद रखना ये जो न्यूमिनेटर में मीडियम फर्स्ट है ये हमेशा कौन सा मीडियम होगा? जहां से लाइट आ रही है, और मीडियम टू कौन सा होगा? जहां पे लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, सो मीडियम फर्स्ट जो न्यूमिनेटर में है वो ऑलवेज कौन सा मीडियम होगा? जहां से लाइट आ रही है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो ये किसके इक्वल है? स्पीड अपॉन स्पीड। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी तो कैंसिल हो जाएगी ना। देखो स्पीड अपॉन स्पीड, तो म्यू की वैल्यू क्या, म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जांपल रिफ्रैक्शन की। मिराज एंड लूमिंग जो होती है वो रिफ्रैक्शन की एग्जांपल होती है। मिराज आपको पता है रेगिस्तान में एक फिनोमेना होता है कि दूर से आप देखोगे आपको लगेगा आपको किसी पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। तो इन्वर्टेड इमेज तभी दिखाई देगी आपको लगेगा वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होगा, वो एक मिराज होगा, दैट इज एक इल्यूजन होगा, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होके आ रही होगी आपके पास, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन दिखती है, बट एक्चुअल में वो वहाँ पे नहीं होती। स्विमिंग पूल या लेक ऑलवेज लुक्स शैलोअर देन इट एक्चुअली। स्विमिंग पूल या लेक आप देखोगे अगर क्लियर पानी है तो आपको जितना वो शैलो दिखता है ना, एक्चुअल में उतना नहीं होता, वो ज़्यादा डीप होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से आपको लग रहा है लाइट वहाँ से, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है? देखो डेंसर मीडियम, पानी एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से आ रही है ऊपर रेयर मीडियम में, वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है? देखो ये बेंड, फॉर एग्जांपल एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट, आपको तो ये वाली लाइट दिख रही है, ये वाली जो वाटर से आ रही है, सपोज ये वाटर है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे नजर आएगा, आपको ये ऊपर दिखेगा। ठीक है, सो इसलिए वो हमें शैलोअर नजर आते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ जो रेनबो होती है उसमें रिफ्लेक्शन भी होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जब भी प्रिज्म से लाइट पास करती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। नेक्स्ट आपका जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही ये लेंस फार्मूला है, बस डिफरेंस है यहाँ पे ये बीच में माइनस आएगा, वहाँ पे प्लस होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सिमिलरली हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा था, किसके केस में? मिरर के केस में। वही लेंस के केस में भी फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये वाला फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे -v/u था, लेंस के केस में v/u है, तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रख लेना। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसी लेंस की अगर आपको पावर निकालनी है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है तो 1/f कर दो, पावर आ जाएगी, बट याद ये रखना ये f मीटर में होना चाहिए। ठीक है, इसको हमेशा मीटर में पुट करना। ऐसा यूनिट हो जाएगी पर मीटर, क्योंकि ये 1/f है, f मीटर में होगा तो पर मीटर हो जाएगी, और उसको हम बोलते हैं डायप्टर, उसी पर मीटर को नाम दिया डायप्टर। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस की ऑलवेज नेगेटिव होगी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर हैं और वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, अब इनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो बताओ उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी? तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है 360 अपॉन थीटा की वैल्यू, जो भी थीटा दिया होगा उन 2 मिरर्स के बीच में, तो थीटा की वैल्यू जो भी दी होगी 360 अपॉन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अगर वो इवन आ रहा है, अगर वो 360 को थीटा से डिवाइड करने पे इवन आ रहा है, देन नंबर ऑफ इमेजेस आपकी हो जाएंगी 360 बाई थीटा -1।
360/θ -1 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अगर ये ऑड आ रहा है फिर दो केसेस बनते हैं। अगर 360/θ ऑड आ रहा है देन दो केसेस बनते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 360/θ -1 इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। ये देखो ये जो पूरा एंगल है इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर ये डॉटेड लाइन से ड्रा किया, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कहीं पे ऑब्जेक्ट है तब ये वाला फॉर्मूला, तब उसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी 360θ/1। अगर इसके ऊपर कहीं नहीं है, कहीं और है ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 360/θ। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है तो उसको सिमेट्रिकल केस भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो समझ आना ये वाला केस है। अगर एसिमेट्रिकल बोला तो समझ आना ये वाला केस है। तो नंबर ऑफ इमेजेस के ये फॉर्मूले याद रखना, आपने सिर्फ 360/θ की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो इवन आई तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 360/θ -1। अगर वो ऑड आई तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल केस है या नॉन सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, नॉन एसिमेट्रिकल है तो ये वाला केस हो जाएगा। ये कुछ मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, वैक्यूम में तो 1 ही होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी, मैंने अभी क्या बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये भी याद रखना। वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हम वैक्यूम की ही फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो यहाँ भी क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम भी वैक्यूम ही आएगा, इन वैक्यूम। तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बेस किसको लिया, बेस वैक्यूम को लिया। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। और वैक्यूम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना होगा, वो तो 1 ही होगा ना। एयर का अगर निकालोगे, क्योंकि एयर में कुछ ना कुछ गैसेस अवेलेबल है ना, तो थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, 1.000277 आता है। वाटर का ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, कैरोसिन का, ग्लास का, डायमंड का। सबसे ज़्यादा किसका है, डायमंड का 2.417, ये पूछा भी जाता है डायरेक्टली। इट मीन्स डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। याद रखना, जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कौन से मीडियम में होती है, डायमंड में। और डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और स्पीड कितनी रिड्यूस हो जाती है, अगर परसेंटेज में पूछे तो डायमंड में लाइट की स्पीड जो है 59% डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ फिनोमेना आपको पता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। रेड जो सन हमको शाम को या सुबह सुबह रेड दिखता है, उसके पीछे भी किस फिनोमेना का हाथ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। पेंसिल अगर डालोगे पानी में वो आपको ब्रोकन सी या टेढ़ी सी दिखेगी तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ये मैंने बता दिया आपको कि वाटर लेवल इन स्विमिंग पूल लेक अपीयर्स लेस डीप, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट रेम्बो, रेम्बो को आपने ये 2 पॉइंट याद रखना है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। जब भी बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो आपको पता है ह्यूमिडिटी की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें जब रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं, वहाँ पे रेम्बो बनता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स से रिफ्रैक्ट होती हैं तो रेम्बो बनता है, ठीक है। बट ये हमेशा कहाँ पे बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन टू दी सन। एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है, प्रिज्म से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म का काम करती है, ठीक है। अब 2 तरह के रेम्बो होते हैं, प्राइमरी रेम्बो और सेकेंडरी रेम्बो। प्राइमरी रेम्बो में आपको इतना याद रखना है कि 2 रिफ्रैक्शंस होती हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और सेकेंडरी रेम्बो में 2 रिफ्लेक्शंस होती हैं और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। देखो प्राइमरी रेम्बो में क्या होता है, ये लाइट आई, इंसिडेंट हुई, एक बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से ये बाहर आ गई, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे ये हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो वापस देखो वाटर ड्रॉपलेट से आई और वापस कहाँ पे गई, वाटर ड्रॉपलेट में गई, ठीक है। और देखो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रही है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रही है। तो प्राइमरी रेम्बो में 2 रिफ्लेक्शंस और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अगर सेकेंडरी रेम्बो की बात करो तो उसमें ऐसा होता है कि एक बार रिफ्लेक्शन होती है, एक बार फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक बार और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर फाइनली ये बाहर आता है रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2 बार, तो 2 बार रिफ्लेक्शन 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल होती है, इसकी कंडीशन याद रखना, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही हो, डेंसर से रेयर मीडियम में, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या, सपोज हमने ले लिया एक ग्लास, ठीक है, एक ग्लास स्लैब ले लिया। अब लाइट इसमें से हमें बाहर रिफ्लेक्ट करवानी है, तो सपोज ये मैंने इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट ले और ये थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है। जब बाहर ही बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये बेंड होगी। अब मैंने क्या किया, इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा और जैसे ही बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि ये और ज़्यादा बेंड होगी, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको कि जितना इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे उतना एंगल ऑफ आर भी बढ़ता जाएगा। इन केस ऑफ जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है, याद रखना जब आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। अब लास्ट केस में क्या होगा, सपोज ये आई बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ऐसा इंसिडेंस एंगल होगा जिसपे ये लाइट 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी। ये नॉर्मल आ गया, देखो रिफ्लेक्शन एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो उस इंसिडेंस एंगल को हम बोलते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। सो ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं IC, दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल। क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल, तो क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल समझ गए, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें लाइट जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आए वो 90 आए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब क्या होगा, अगर क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल से भी आपने इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दिया, उस केस में क्या होगा, देखो ये ओवर बेंड हो रही है, ओवर बेंड हो रही है, ओवर बेंड हुई, अब कहाँ बेंड होगी, अब ये अगर क्रिटिकल एंगल से भी कर दिया तो ये बेंड होकर वापस इधर ही आने वाली है, इसी मीडियम में आने वाली है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हुई तो रिफ्लेक्शन ही है। देखो जिस मीडियम से लाइट आई टकराने के बाद वापस अगर उसी मीडियम में आए तो उसको तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, इसको अलग से नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नथिंग, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होते होते एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल के बाद बढ़ाया, तो उस केस में लाइट आप दूसरे मीडियम में ना जाके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो जा रही थी। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन याद रखना, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। वो दूसरी इसकी एक कंडीशन और है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तभी ये होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये दो कंडीशंस हैं, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, तब जाके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट, ये आपको पता है जब भी लाइट प्रिज्म से पास होती है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। वो 7 कलर आपको इस तरह से याद रखना है, विबगोर, ठीक है। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसमें वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, ठीक है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, ये किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर है। इट मींस विबगोर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, इंडिको की उससे ज़्यादा, ब्लू की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्स होते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। फ्रीक्वेंसी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बस ये दो बातें याद रखनी है आपने, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, इट मींस विबगोर की सबसे कम वेवलेंथ होगी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी बट सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। सो ये लाइट का आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब पढ़ा दिया। अब जो बचते हैं वो मैं एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा, कल इसकी वीडियो एमसीक्यू भी अपलोड कर देंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।